यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लेक्चर 2 होगा। मैंने इसका लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है। वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाओ और वहां जाके देख सकते हो। तो आज मैं लेक्चर 2 में डील करने वाली हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कोप, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस को, यानी उसके क्षेत्र क्या है, विशेषता क्या है, उसकी उपयोगिता या महत्व क्या है। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ओके, तो आज मैं डील करने वाली हूँ स्कोप एंड डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र क्या है, आयाम क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है, फीचर्स और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर आप एकेडमिक लेवल पे हो तो आपके क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आते ही हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कोप क्या होते हैं, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, व्हाट इज द डायमेंशन या फिर क्षेत्र क्या होता है, तो उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र या विषय वस्तु क्या है या उसके आयाम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ लेक्चर 1 में। वीडियोस नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देखो। लेक्चर 1 को अगर आप समझ लोगे तभी आप इन चीजों को भी समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होता क्या है। लेक्चर 1 में मैं बता चुकी हूँ कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, what is the meaning and definitions of international politics, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अगर जानना है तो आप लेक्चर 1 वाली वीडियो को देखो, समझ जाओगे। तो आज हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक्चुअल में क्या होता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने राष्ट्रहित को पूरा करने में लगे रहते हैं और इस दौरान उनके जो राष्ट्रहित हैं वो आपस में टकराते हैं। तो जब उनके राष्ट्रहित आपस में टकरा जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वे शक्ति को साधन बना के, जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो वे शक्ति को साधन बना के अपने राष्ट्रहित को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। क्लियर हो रही है बातें? चलिए सीधे क्षेत्र में आ जाते हैं। तो सबसे पहला या इम्पोर्टेंट इसका क्षेत्र होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान पात्र राज्य होते हैं, यानी कि स्टेट होते हैं। तो यहाँ पे स्टेट जो है वो एक तरह से देखा जाए तो एक्टर की तरह काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं और इसके अंतर्गत राज्यों के बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर देखा जाए तो कोई अगर स्टेट है तो कई तरह से तत्व होते हैं जिसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उसके धार्मिक, वैचारिक या सामरिक तत्व क्या है। तो इन सभी चीजों से वह राज्य प्रभावित होता है। तो अगर हम देखें जैसे कि भारत है तो उसके अनेक पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो इसी कारण भारत का सामरिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राज्यीय संबंधों के अध्ययन पर बल देती है। क्लियर हो रही है बातें? चलो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के अध्ययन पर बल देती है। अब देखिए कि क्या है ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति यानी पावर पर जितना अधिक बल दिया गया है शायद ही किसी अन्य विषय पर दिया गया हो। और मॉर्गनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। जैसे कि मैं लेक्चर में बताई हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने से पहले हमें राजनीति को समझना होगा, पॉलिटिक्स को समझना होगा। और वहां पे मैं बताई हूँ कि किस तरह से जो एक शक्ति है, पावर है, वो पॉलिटिक्स को बोल सकते हैं कि प्रभावित करती है। तो ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी क्या होता है, प्रत्येक राजनीति की तरह शक्ति संघर्ष होते हैं और अपने हित को पूरा करने में सभी राष्ट्र लगे रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य शक्ति के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील होते हैं और क्योंकि इसी के माध्यम से वे अपने हित में वृद्धि कर सकते हैं। और विदेश नीति की रचना में भी कहीं ना कहीं शक्ति ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के अध्ययन पर बल देती है जो इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन। तो आधुनिक युग में देखा जाए तो राज्यों के संबंध द्विपक्षीय नहीं होकर बहुपक्षीय बनते चले जा रहे हैं और इनके जो संबंध हैं बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहे हैं और इसके संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि राज्य के मध्य आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक,
तकनीकी या राजनीतिक सहयोग होता ही होता है और इन क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया गया है। यानी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वह इस्टेब्लिश किए गए हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को के महत्व को बढ़ाने में कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफी ज्यादा योगदान दिया है। तो और अब अनेक प्रकार के हम बोल सकते हैं कि प्रादेशिक संगठनों का भी स्थापना हो चुका है। यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे बन चुके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? थोड़े से मैं यहाँ पे बता देती हूँ। हर क्षेत्र में होंगे, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र है तो इसमें विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, यूरोपीय साझा व्यापार है। सैनिक स्तर पर अगर देखें या सैनिक क्षेत्र में देखें तो नाटो, सीटो, सेंटो ये सभी संगठन है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन है। फिर राजनीतिक स्तर पर राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। प्रादेशिक संगठन में सार्क, आसियान, अमेरिकी राज्यों का संगठन है। सांस्कृतिक और अन्य अगर देखें तो इसमें यूनेस्को है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। जैसा कि फेलिक्स ग्रॉस का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति का अध्ययन है। यानी इनका कहना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो हम स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअल में फॉरेन पॉलिसी का स्टडी करना ही है, क्योंकि इसमें विभिन्न देश जो होते हैं अपने अपने हितों की रक्षा में लगे रहते हैं। और यह प्रक्रिया अगर देखें तो सभी इसमें क्या होता है कि राज्यों की विदेश नीति के माध्यम से ही कार्य करती है। इसलिए बोल सकते हैं कि विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की जो मांग है वो काफी ज्यादा बढ़ने भी लगी है। और अगर हम देखें कि पूर्व में विदेश नीति की बात करें, पहले जो विदेश नीति थी सभी राष्ट्रों की, तो वो केवल कंटेंट पर जोर देती थी, उसकी जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, उसी का अध्ययन करती थी। लेकिन अब वर्तमान समय में विदेश नीति जो है, विदेश नीति के अंतर्गत हम विदेश नीति की निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन पर बल दे रहे हैं। यानी कि विदेश नीति का निर्माण कैसे हो रहा है, उसकी प्रोसेस क्या होंगे, यानी विदेश नीति के निर्माण करने के दौरान उसकी प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाएगी, तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। कंटेंट के साथ साथ यहाँ पे प्रोसेस को भी यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है और इसका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम करते हैं। जैसे कि अगर भारत की विदेश नीति के बारे में बात करें तो हम भारत की विदेश नीति को तब तक हम नहीं समझ सकते जब तक कि भारत की ऐतिहासिक अनुभव और जो शासन प्रणाली है उसको ना समझ सके। और भारत की विदेश नीति का निर्माण केवल भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नहीं करते, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होती है जिसमें विदेश मंत्रालय, विभिन्न राजनयिकों, संसद, राजनीतिक दलों, विश्वविद्यालय, अनुसंधानकर्ताओं आदि की भूमिका भी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अब विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का भी अध्ययन होता है जो इसके विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है युद्ध और शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय है वह युद्ध और शांति के प्रश्नों से भी जुड़ा है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न राष्ट्र होते हैं युद्ध, तो उसमें स्वाभाविक है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में युद्ध होना है, क्योंकि सभी राष्ट्र अपने हितों में वृद्धि करना चाहते हैं। युद्ध की अगर स्थिति उत्पन्न होगी तो कहीं ना कहीं शांति भी स्थापित करना चाहिए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के साथ साथ शांति की भी बात की जाती है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर मामलों के समाधान के लिए युद्ध जो है वो होना स्वाभाविक है। साथ ही साथ अगर देखें तो आर्थिक युद्ध भी एक दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध लड़े जा सकते हैं। तो इस प्रकार अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो शांति की स्थापना कैसे की जाएगी, उसका समाधान कैसे किया जाएगा, तो ये सभी प्रश्नों जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। तो विदेशी व्यापार जो है वह राज्यों के राजनीतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाता है, क्योंकि जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच में विदेशी व्यापार किया जाएगा, जैसे कि बोल सकते हैं कि जब मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था तो सभी राष्ट्रों के जो द्वार थे विभिन्न अन्य सभी राष्ट्रों के लिए खोल दिए गए थे, उदारीकरण की नीति को अपना लिया गया था। तो इससे विभिन्न राष्ट्रों के बीच में कहीं ना कहीं से एक राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियम विदेशी व्यापार को नियंत्रित भी करती है, क्योंकि जब खुली बाजार नीति को
अपनाया गया था, खुला बजट अर्थव्यवस्था की नीति जब अपनाई गई थी, विदारीकरण की नीति जब सामने आई थी विश्व अर्थव्यवस्था में, तब अंतर्राष्ट्रीय नियम भी सामने आए थे जो विदेशी व्यापार को नियंत्रित भी करते हैं। तो इन सभी चीजों का अध्ययन भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। और हम देखते हैं कि विकसित राष्ट्र के द्वारा विकासशील राष्ट्र को जो आर्थिक सहायता दी जाती है, जो व्यापार और भुगतान समझौते किए जाते हैं, इन सभी चीजों को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र में हम समझते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। तो क्या है ना कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर भी बल देता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो समाज में व्यक्ति बिना कोई नियम कानून के नहीं रह सकता। ठीक है, जिस तरह समाज में कोई भी व्यक्ति बिना नियम कानून के नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अन्य राज्यों के साथ कोई भी संबंध या विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित नहीं कर सकता। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बनाना चाहेगा, चाहे वह आर्थिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वह सांस्कृतिक स्तर पर संबंध हो, तो कैसा भी संबंध अगर दो राष्ट्र आपस में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ नियम होने चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, और ये रूल्स रेगुलेशन इंटरनेशनल लेवल पे होने चाहिए, ताकि जो दो राष्ट्र आपस में संधि या समझौते कर रहे हैं या फिर अपने एक रिलेशन कायम कर रहे हैं तो वो उन नियमों को पालन करे और उन नियम के अंतर्गत रहकर ही अपने संबंधों को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर भी बल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिया जाता है। नेक्स्ट, सैनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अलग से सैनिक संगठन और राजनीतिक गुट भी हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत सारे राष्ट्र जो थे, कुछ राष्ट्र विकसित बन गए और कुछ राष्ट्र विकासशील देशों की श्रेणी में आ गए और कुछ पिछड़े राष्ट्र हो गए। तो ऐसी स्थिति में अनेक राजनीतिक गुट अस्तित्व में आए, जैसे कि साम्यवादी गुट है, अरब समुदाय है, G7 है, G15 है। तो ये जो राजनीतिक गुट है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर या उसके बाहर अनेक मामलों पर मिलजुल कर कार्य करने लगे, और इन राजनीतिक गुटों को जोड़ने वाले जो भी तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, या उनके बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उन सभी चीजों का अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु के अंतर्गत करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं टोटल 8 पॉइंट्स हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु के अंतर्गत। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लो। ओके, थोड़ा सा और है। तो क्या होता है कि दूसरी तरफ एक तरफ तो राजनीतिक गुट हो गए, ठीक है, तो सैनिक गुट क्या होता है, तो देखिए समझते हैं कि जब ये राजनीतिक समुदाय अपने सदस्यों के बीच में सैनिक संधि कर लेते हैं तो ये सैनिक गुट का रूप धारण कर लेते हैं, और सैनिक गुटों से विश्व में शक्ति संतुलन किस प्रकार प्रभावित हुआ है, विश्व शांति की स्थापना के साथ ये गुट किस तरह से जुड़े हुए हैं, इन गुटों का निर्माण किसके परिणाम स्वरूप हुआ है, और इन सभी कारणों का अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत करते हैं, जो राजनीति का एक उद्देश्य भी बन जाता है। जैसे कि सैनिक गुट में अगर हम नाटो सीटों को ले ले तो किस तरह से विश्व में शांति स्थापना की गई है इन गुटों के माध्यम से, तो उन सभी चीजों का अध्ययन या नाटो या सीटों का निर्माण कैसे हुआ है, तो इन सभी कारणों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु में हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह सैनिक और राजनीतिक गुटों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की सीमा में कई छोटे बड़े विषय शामिल हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लो, टोटल 8 पॉइंट्स को, और अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, इसे आप कॉपी भी कर सकते हो और अपने लैंग्वेज में एज इट इज आपको जैसा मन करे आप वैसा लिखो। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषता क्या है या उसका महत्व क्या। तो क्या है ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषता और महत्व दोनों एक ही है, इसलिए मैंने इसे एक साथ यहाँ पे पॉइंट वाइज कर दिया है। विशेषता पूछे तो भी आप यही पॉइंट लिखना, अगर इसकी महत्व या उपयोगिता पूछे तो भी यही पॉइंट लिखना, क्योंकि एक ही चीज है। सबसे पहला है कि यह विश्व सरकार की पृष्ठभूमि को तैयार करती है। यस, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से विश्व सरकार का एक जो दायरा है वो तैयार हो सकता है या होता है।
दूसरा है या विदेश नीतियों का अध्ययन कराती है। यस, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से हम विदेश नीति का अध्ययन कर सकते हैं। और फेलिक्स ग्रॉस का तो यही कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, एक देखा जाए तो राज्य की विदेश नीति के माध्यम से ही कार्य करती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से हम विदेश नीति का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण कर उसका समाधान निकालती है। जो भी समस्याएं सामने आ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका विश्लेषण या स्वयं करती है, संगठनों के माध्यम से भी करती है और उसका समाधान भी निकालती है। नेक्स्ट है, यह शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन करती है। यस, मॉर्गनथॉन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्य की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। और हम बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को हम शक्ति के आधार पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति के माध्यम से ही राजनीति का अध्ययन करते हैं, क्योंकि सभी राष्ट्र अपने हित को बढ़ाना चाहते हैं। और लेक्चर 1 में मैं बता चुकी हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी राष्ट्रों के राष्ट्रहित जो होते हैं वो इसके लक्ष्य होते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में वे साधन के रूप में शक्ति को अपनाते हैं। और कहीं ना कहीं जब साधन के रूप में शक्ति को अपनाते हैं तो राष्ट्रों के बीच में मतभेद उत्पन्न होंगे और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और शक्ति के माध्यम से, अपने साधन के माध्यम से अपने हितों को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन करती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से ही विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों का ज्ञान होता है। यस, विश्व राजनीति के आधारभूत तत्व या निर्णायक तत्व जैसे कि निशस्त्रीकरण है, साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, आतंकवाद है, राष्ट्रवाद है, या अर्थव्यवस्था है का भूमंडलीकरण है, या नवीन अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। तो ये सभी निर्णायक तत्व जो होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन सभी तत्वों का अध्ययन भी, जो विश्व राजनीति के जो आधारभूत तत्व होते हैं, इन सभी तत्वों का अध्ययन भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से करते हैं। तो ये इसकी विशेषता बन जाती है या इसकी उपयोगिता बन जाती है। नेक्स्ट है, यह विश्व शांति का आधार तैयार करती है। यस, इसके माध्यम से क्या होता है कि विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध का दायरा कायम होता है और युद्ध की समाप्ति की भी बात होती है। लेकिन अगर हम देखें तो प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन आदर्शवादी दृष्टिकोण से होता था। यानी कि अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो वह युद्ध की समाप्ति से ही उनका मतलब विचार था कि किस तरह से युद्ध को समाप्त करेंगे या युद्ध तक ही वे अपने विचारों को सीमित रखे थे। लेकिन दूसरा जो आया था अप्रोच, वो यथार्थवादी था। तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं का अध्ययन हम शक्ति के माध्यम से या फिर हम सत्ता राजनीति के माध्यम से करने लगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे विश्व शांति का एक आधार भी यह तैयार करती है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ये विभिन्न विशेषताएं हो गई या इसके महत्व हो गए। आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ओके, तो संक्षेप में हम बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बताता है कि निश्चित परिस्थिति में व्यक्ति और राष्ट्र किस प्रकार आचरण करते हैं। एक परिस्थिति में रह के एक राष्ट्र का आचरण कैसा होता है, एक व्यक्ति का आचरण कैसा होता है अपने देश को लेकर। और इसी ज्ञान के आधार पर हम जान सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो हमें एक इंटरनेशनल जो सिस्टम यहाँ पे कायम करना है, उसकी स्थापना करना है, तो उसके लिए कौन से परिस्थिति को हमें प्रोत्साहन देना है और किन परिस्थिति को प्रोत्साहन नहीं देना है। जैसे कि हमें अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें शांति स्थापना करना है तो हम आतंकवाद जैसे जो तत्व हैं उनको महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, उनकी बात नहीं करेंगे, उन परिस्थितियों को प्रोत्साहन नहीं देंगे। तो इस तरह से अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यवस्था को कायम करना है, सभी राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें समानता की दृष्टि से देखना है और सभी राष्ट्रों के हितों को हमें स्वीकारना होगा, और साथ ही साथ हमें जो पॉजिटिव वे में जो परिस्थितियां हैं उनको प्रोत्साहन देना होगा। जैसे हम आतंकवाद के खिलाफ सभी राष्ट्र हो जाएंगे तो इन परिस्थितियों से बचा जा सकता है, और जो अच्छी परिस्थितियां हैं जो सभी राष्ट्र के हित के लिए है, तो सभी राष्ट्रों के हित को आगे बढ़ाएंगी जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो सकती है, तो हम उन चीजों को अपना सकते हैं। तो यही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए। तो चलिए अपने लेक्चर के एंड पे आ जाते हैं। अगर आज का आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। कोई भी सबसे पहला वीडियो होगा आपको मिल जाएगा। तो इसका लेक्चर थर्ड में लेके आऊंगी। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।